हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 2 है, जिसका नाम है समाज का बोध। तो उसका हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? तो इस चैप्टर में बताया गया है कि समाज कभी भी स्थिर नहीं रहता। समय के साथ समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन साथ ही समाज अपनी व्यवस्था भी बनाए रखता है। और यह अध्याय बताता है कि भारत के ग्रामीण और नगरीय समाज में परिवर्तन कैसे होते हैं और सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी रहती है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, संस्कृति और संस्थानों, मूल्यों और व्यवहारों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन से है। विशेषताएं क्या है इसकी? यह सार्वभौमिक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसकी गति अलग अलग समाजों में भिन्न भिन्न हो सकती है। यह योजनाबद्ध या आकस्मिक दोनों हो सकता है। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार में एकल परिवार की ओर परिवर्तन। ठीक है, डिजिटल शिक्षा का बढ़ना, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में वृद्धि। ठीक है, तो ये सामाजिक परिवर्तन के संकेत हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारण। तो क्या क्या कारण है? पहला हो गया प्राकृतिक कारण, बाढ़, सूखा, भूकंप, जलवायु परिवर्तन। पहला तो ये कारण होता है। दूसरा हो गया तकनीकी कारण, इंटरनेट, मोबाइल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, मशीनें। ठीक है, फिर आता है आर्थिक कारण, तो औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। ठीक है, फिर होगा राजनीतिक कारण, नए कानून, सरकारी योजनाएं, लोकतंत्र। ठीक है, फिर हो गया सांस्कृतिक कारण, शिक्षा, नए विचार, मीडिया, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, फिर आते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला हो गया विकास, धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन। उदाहरण के लिए बैलगाड़ी से आधुनिक ट्रैक्टर तक का विकास। ठीक है, दूसरा आता है क्रांति, तो अचानक और व्यापक परिवर्तन। उदाहरण के लिए इसे फ्रांसीसी क्रांति हो गया, रूसी क्रांति हो गई, प्रगति हो गई। ठीक है, फिर प्रगति क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जो समाज के लिए लाभदायक हो, उदाहरण के लिए शिक्षा का प्रसार। ठीक है, फिर आते हैं सामाजिक व्यवस्था। ये क्या होता है? समाज में शांति, अनुशासन और स्थिरता बनाए रखने की स्थिति को सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था के आधार कौन कौन से आधार हैं? परिवार, धर्म, शिक्षा, कानून, नैतिक मूल, परंपराएं। ठीक है, फिर आता है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के साधन। कौन कौन से साधन है? पहला हो गया सामाजिक मानदंड। ठीक है, समाज के व्यवहार संबंधी नियम। दूसरा हो गया मूल्य, समाज द्वारा स्वीकार किए गए आदर्श। ठीक है, तीसरा हो गया कानून, सरकार द्वारा बनाए गए नियम। ठीक है, चौथा हो गया सामाजिक नियंत्रण, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का नियंत्रण। ठीक है, फिर आता है शक्ति, पावर और मतलब शक्ति, प्रभुत्व और आधार शक्ति। ठीक है, शक्ति, पावर और नहीं, शक्ति, प्रभुत्व और अधिकार। ठीक है, ये तो शक्ति क्या होता है? दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने वाली क्षमता शक्ति होती है। ठीक है, फिर प्रभुत्व क्या होता है? जब शक्ति का प्रयोग लगातार दूसरों पर नियंत्रण के लिए किया जाए। ठीक है, तो ये प्रभुत्व होता है। और अधिकार क्या होते हैं? तो वह शक्ति जिसे समाज वैध और उचित मानता हो, वो अधिकार होते हैं। जैसे न्यायाधीश के पास जो अधिकार होता है, पुलिस अधिकारी के पास अधिकार होता है, प्रधानाचार्य के पास अधिकार होता है। ठीक है, फिर आते हैं अपराध। अपराध क्या होता है? हिंसा और मतलब विरोध। अपराध कानून, अपराध का उल्लंघन जो है, मतलब अपराध जो है वो कानून का उल्लंघन है। ठीक है, फिर आते हैं हिंसा। हिंसा क्या होता है? किसी व्यक्ति या समूह को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना। फिर होता है विरोध। विरोध क्या होता है? जब लोग किसी नीति या व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध को नागरिक का अधिकार माना जाता है। ठीक है, फिर आते हैं ग्रामीण समाज। तो ग्रामीण समाज मुख्यतः कृषि पर आधारित होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? कृषि प्रमुख व्यवसाय, संयुक्त परिवारों की अधिकता। ठीक है, घनिष्ठ सामाजिक संबंध, परंपराओं का अधिक प्रभाव, जाति व्यवस्था का प्रभाव। तो ग्रामीण समाज ऐसा होता है। ठीक है, फिर आते हैं ग्रामीण समाज में परिवर्तन। तो क्या है? स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए। कौन कौन से हुए? प्रमुख परिवर्तन, हरित क्रांति, भूमि सुधार, सिंचाई का विकास, मशीनों में मतलब कृषि में मशीनों का उपयोग, ग्रामीण शिक्षा का विस्तार। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था, सड़क, बिजली और इंटरनेट का विकास। ठीक है, फिर आते हैं प्रभुत्वशाली जाति। ये क्या होती है? तो समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा दी। इसकी विशेषता क्या है? संख्या अधिक, भूमि पर अधिकार, आर्थिक रूप से मजबूत। तो ये प्रभुत्वशाली जाति कहलाती है। तो राजनीतिक प्रभाव, ऐसे जाति मतलब राजनीतिक प्रभाव क्या होते हैं? ऐसी जातियों गांव की राजनीति और निर्णयों पर अधिक प्रभाव डालती हैं। ठीक है, जो ऐसी जातियां होती हैं
उनका जो है पकड़ अच्छा खासा होता है गांव की राजनीति पर, ठीक है, गांव में क्या होगा क्या नहीं निर्णयों पर, ठीक है। तो वो क्या कहलाती हैं, प्रभुत्वशाली जातियाँ कहलाती हैं, ठीक है। फिर आते हैं नगरीय समाज। ये क्या होता है, शहरों और महानगरों का समाज नगरीय समाज कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, उद्योग और सेवा क्षेत्र प्रमुख अधिक, ठीक है, जनसंख्या, विविध संस्कृति और औपचारिक संबंध, उच्च सामाजिक गतिशीलता और आधुनिक जीवन शैली, ठीक है। फिर आते हैं नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता है, जब जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियां गांवों से शहरों की ओर बढ़ती हैं तो उसे नगरीकरण कहते हैं, ठीक है। कारण क्या है इसका, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, उद्योग, बेहतर सुविधाएं, तो ये सब नगरीकरण की विशेषता है, ठीक है। फिर आता है नगरीकरण के सकारात्मक प्रभाव। तो कौन कौन से प्रभाव हैं, तो रोजगार के अवसर, आधुनिक शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, आर्थिक विकास और सामाजिक गतिशीलता। फिर आते हैं नगरीकरण की समस्याएं। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ, बेरोजगारी हो गया, प्रदूषण हो गया, यातायात की समस्या हो गया, अपराध हो गया, जल संकट, कचरा प्रबंधन की समस्या, आवास की कमी, ठीक है। करते हैं ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर। तो क्या अंतर होता है, तो ग्रामीण समाज नगरीय समाज के क्या अंतर है, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, ये ग्रामीण समाज, और सेवा आधारित वहाँ पर मतलब जो है नगरीय समाज। संयुक्त परिवार होता है ग्रामीण समाज में, एकल परिवार होता है वहाँ पर नगरीय समाज में अधिकतर। परंपरा का प्रभाव होता है ये ग्रामीण समाज में, और आधुनिकता का प्रभाव होता है शहरीय समाज में, मतलब नगरीय समाज में। व्यक्तिगत संबंध और मतलब व्यक्तिगत संबंध होता है ग्रामीण समाज में और औपचारिक संबंध होता है नगरीय समाज में, ठीक है। कम जनसंख्या होती है नगरीय समाज में और अधिक जनसंख्या होती है नगरीय समाज में, ठीक है। और कम जनसंख्या ग्रामीण समाज में और अधिक जनसंख्या नगरीय समाज में। फिर वैश्वीकरण का प्रभाव। तो वैश्वीकरण ने ग्रामीण और शहरी दोनों समाजों को प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में कई मतलब ग्रामीण समाज मतलब क्षेत्र में नई कृषि तकनीक, मोबाइल और इंटरनेट, ऑनलाइन सेवाएं, शहरी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आईटी उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक संस्कृति। तो वैश्वीकरण का प्रभाव जो है नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों पर पड़ा है, ठीक है। फिर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक अर्थव्यवस्था समाज में स्थिरता बनाए रखती है। सामाजिक परिवर्तन के 5 प्रमुख कारण हैं, प्रकृति, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है। फिर आ गया एम श्रीनिवास ने प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा दी थी। ग्रामीण समाज कृषि प्रधान होता है। नगरीकरण का अर्थ गाँव से शहर की ओर विकास और जनसंख्या का बढ़ना है। नगरीकरण के लाभ और समस्याएं दोनों हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।